हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में और उसके बाद में हमने देखा था कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। आज हम बात करेंगे कि कंडक्टिविटी आयनिक सॉल्यूशन के केस में कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे। जो उसमें पहला टर्म है दैट इज़ अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। कि मोलर कंडक्टिविटी हम किसको बोलेंगे, तो वहाँ पे हम अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए बोले और फिर नॉन मेटल्स जो इंसुलेटर है तो उसके लिए तो मेजरमेंट बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि उसका कम ही होता है कंडक्टिविटी के वैल्यू। तो अगर आयनिक सॉल्यूशन के केस में हम बोले तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कि यहाँ पे मोलर आ गया, तो मोलर का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो जितने भी आयनिक सॉल्यूशन हम फॉर्म करेंगे वहाँ पे आयनिक का मतलब क्या, वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगा आयंस के ऊपर। सो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by dissolving 1 mole of substance is known as molar conductivity। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। इसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी किसकी मेजरमेंट करनी है हमें, आयंस की, तो उसका हम क्या लगेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या आएगा, के डिवाइड बाई सी, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, या फिर आप बोल दो इसको क्या, मोलैरिटी। ठीक है, मोल पर लीटर होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोलैरिटी बोलेंगे। नाउ अगर हम बात करें यूनिट के लिए, सो यूनिट ऑफ लैम्डा एम या फिर मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें यूनिट क्या मिलेगा, तो कपा जो है, कपा का यूनिट जो नॉर्मली है अगर हम एसआई के बेसिस पे कंसिडर करें, सो यूनिट ऑफ के का क्या होगा, साइमन मीटर इनवर्स होगा। ओके, यूनिट ऑफ सी क्या होगा, दोनों का चाहिए ना, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब मिलेगा, तो ये इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर रहने वाली है। तो मोल पर लीटर के केस में अब यहाँ पे देखो लीटर है और यहाँ पे क्या है, मीटर है, तो हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, इतना होगा। तो यहाँ पे 1 लीटर को हम किस में रख सकते हैं, मीटर क्यूब में रख सकते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ये टर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, फर्दर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यूनिट क्या मिलेगा हमें, यूनिट ऑफ लैम्डा एम क्या मिलेगा, के साइमन मीटर इनवर्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मोल पर लीटर इनवर्स। ओके, लीटर इनवर्स, अगर लीटर को हमें मीटर में रखना है तो क्या होगा, लीटर इज इक्वल टू क्या आएगा, मीटर क्यूब आने वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइमन मीटर इनवर्स डिवाइड बाय मोल मीटर -3, ये कंडीशन हो जाएगी। अब अगर ये -3 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो +3 होगा, और +3 हो गया तो +2 बचने वाला है। देयरफॉर जो यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल।
ओके, ये हो जाएगा हमारा क्या, यूनिट किसका, मोलर कंडक्टिविटी का। सेकेंड थिंग, इफ नॉन SI यूनिट्स आर यूज्ड, नॉन SI यूनिट का मतलब क्या, कप्पा जो है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो C है, दैट इज मोल लीटर इनवर्स की जगह पे ये मोल सेंटीमीटर क्यूब की टर्म में हो, तो लेमडा m का जो फॉर्मूला है, देन लेमडा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइड बाई C। तो हमारे पास दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन, अगर साइमन की वैल्यू जो है, साइमन मीटर इनवर्स में कंडक्टिविटी का यूनिट दिया हुआ है, तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेमडा m इज इक्वल टू K डिवाइड बाई C। लेकिन अगर कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, तब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन हम देख रहे हैं उसकी वजह से ऐसा चेंजेस देखने को मिलेगा। अब इसी में जो दूसरा टर्म आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो हम मोल सब्सटेंस कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ यही मोल सब्सटेंस की यूनिट चेंज हो जाएगी। 1 मोल को हमें इक्विवेलेंट लेना है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे उसको, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 gram equivalent of substance is known as equivalent conductivity। उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में सिर्फ चेंज कहाँ पे हो रहा है, वेरिएशन कहाँ पे हो रहा है। तो ये जो 1 मोल सब्सटेंस में मोलर कंडक्टिविटी के लिए बोलते थे, यहाँ पे हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेना है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसका डिनोट कैसे करेंगे इसको, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा EQ, ओके। और लेमडा EQ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो इट कप्पा के ऊपर डिपेंड तो करेगा, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो भी इक्विवेलेंट के टर्म में लेना है, ठीक। वेयर CEQ इज कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट में क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर इसको हम बोल दें नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में ही आता है ना ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट तो सेम रहने वाला है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो यूनिट सेम रहने वाला है, कप्पा का साइमन मीटर इनवर्स, लेकिन यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। क्या आएगा वहाँ पे, द यूनिट ऑफ लेमडा EQ और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, दैट इज साइमन मीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये आने वाला है किस में, जब भी हम लेमडा EQ कंसीडर करेंगे तब, ओके। अब यहाँ पे अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि अगर ये साइमन की वैल्यू, जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो साइमन सेंटीमीटर में हुई, तो यहाँ पे फर्दर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ K इज इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स,
देन लेमडा ई क्यू जो होगा दैट विल बी इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई सी ई क्यू। जैसा हम मोलर कंडक्टिविटी के केस में देख रहे थे बिल्कुल वैसा ही होगा, बट थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल रहे हैं और यहाँ पे हम मोलैरिटी कंसिडर करते थे, यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है, नॉर्मेलिटी कंसिडर करना है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी गिवन है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है, उसके ऊपर से हम कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल गई तो फाइंड आउट कर लिया हमने क्या, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस जो भी फाइंड आउट करना है वो। ओके, अब इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम क्या करते थे, वहां पे हमने क्या किया था। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे आयनिक सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी, तो वहां पे दो प्रॉब्लम एराइज हो रही है। दो प्रॉब्लम एराइज क्या हुई कि पहली कंडीशन में पहला प्रॉब्लम ये था कि अगर हम डीसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो भी आयनिक सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जा रहा है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। और सेकेंड प्रॉब्लम, अगर मेटल है तो मेटल को हम क्या करते थे, कंडक्टिविटी के फॉर्म में मेटल को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर सॉलिड है तो उसको हम कनेक्ट कर सकते थे कंडक्टिंग वायर के थ्रू। लेकिन सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करेंगे? सो फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी of electrolytes, two problems arises. दो प्रॉब्लम arises हुई। कैसे? जो आप देखते हो कि अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जिसके थ्रू हम मेटल की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते थे तो वहाँ पे कैसा था, कुछ ये फॉर्म में हम कनेक्ट करते थे। बीच में हमने लगाया था गैल्वेनोमीटर जो कि डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, कुछ ये फॉर्म में था। ऐसा। ठीक, तो ये जो वायर है वो हर एक वायर का रेजिस्टेंस कैसा होता था, अलग अलग होता था, R1, R2, R3 और R4। तो ये वायर के केस में तो ऐसे कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो आयनिक सॉल्यूशन है उसके लिए ये प्रॉब्लम एराइज हो रहा है कि यहाँ पे पहले आयनिक सॉल्यूशन को कनेक्ट कैसे करेंगे। कि अगर हम बोले कि वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर मेटल है, मेटल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसको हम यहाँ पे इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 मिनट, ओके, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये आई, फर्स्ट प्रॉब्लम कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू द ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग ये आई कि जो डीसी करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो उसके लिए, तो डीसी करंट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस occurs, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन occurs। उसका सॉल्यूशन का क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट करंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज हुए जब भी हम आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करने गए तब। अब दोनों सॉल्यूशन है तो उसका, दोनों प्रॉब्लम्स हैं तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा, उसका कुछ ना कुछ आइडिया होगा, ट्रिक होगी, मेथड होगा कि जिससे हम ये दोनों प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। अब ये सॉल्व करने के लिए जो पहली कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय
using special device known as सेल। अब वहाँ पे क्या होगा, सेल यूज़ करेंगे, तो सेल यूज़ करने के बाद सपोज कोई भी अगर एक साइक्लिक है, साइक्लिक ट्यूब, ठीक, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो भी सॉल्यूशन है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोलाइट फिलअप सॉल्यूशन आ गया, तो अब इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो सॉल्यूशन तो डायरेक्टली कनेक्ट होगा नहीं, इसके लिए जो सेल है वो सेल के अंदर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, अगर यहाँ पे हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ऐड कर दें तो ये इलेक्ट्रोड के थ्रू इस पर्टिकुलर सेल को हम यहाँ पे किसी भी एक रेजिस्टेंस में पुट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्टली इसको हम क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय कंडक्टिविटी सेल, जो सेल है इसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल। तो ये दो टाइप के, या तो ऐसे हो या फिर सिंपल कोई यू ट्यूब कंसिडर करें और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हमने कंसिडर कर लिए, दैट इज ऑफ प्लेटिनम। Okay, so that is platinized platinum electrode। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर वायर से कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली हम प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक। तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दैट इज कंडक्टिविटी सेल। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो था कि जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसे हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब इसके थ्रू, कंडक्टिविटी सेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, डीसी करंट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन। अगर डीसी करंट हम डायरेक्ट करंट हम पास कर रहे हैं तो डायरेक्ट करंट पास करने के बाद जो आयनिक सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। सो सेकेंड प्रॉब्लम is easily solved by converting DC current into AC, by converting DC current into AC। तो DC को AC कन्वर्ट कर दें तो वहाँ पे इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट जो सॉल्यूशन के लिए था तो मेन दैट इज अ डिस्कवरी ऑफ कंडक्टिविटी सेल। अब नाउ जो हमारे पास में फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, कंडक्टेंस के लिए, द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस के लिए हमने क्या बोला था, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय G एंड दैट इज इक्वल टू 1/R, रेजिस्टेंस होता है। नाउ G इज इक्वल टू क्या होगा, R की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो रेजिस्टेंस क्या था हमारा, R की वैल्यू क्या थी हमारी, R इज इक्वल टू वैल्यू मिल रही थी हमें रो इंटू L/A। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो रो इंटू L/A, ओके, रो इंटू L/A। तो G इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/रो K हो जाएगा इंटू A डिवाइड बाई L। ये फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होगा। नाउ जो ये वैल्यू है L डिवाइड बाई A, अगर यहाँ से अगर इसको एज अ डिस रहने दें और K डिवाइड बाई L डिवाइड बाई A, द रेशियो ऑफ L/A का मतलब जो जितना कंडक्टिविटी सेल का, जो कंडक्टिविटी सेल है उसका लेंथ कितना है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, दैट इज नोन एज अ सेल कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ L/A फॉर
conductivity cell is known as cell constant। जो ये वैल्यू है L/A की, दैट इज नोन एज अ सेल कांस्टेंट। क्यों सेल कांस्टेंट की वैल्यू है? क्योंकि हर एक कंडक्टिविटी सेल की जो साइज होगी वो साइज क्या होगी? अलग अलग होगी। अब अलग अलग होगी मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि इसी सॉल्यूशन में KCl का सॉल्यूशन फिल अप किया है ये कंडक्टिविटी सेल में तो इसी में फिर हम वापस से रिमूव कर दें, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा क्या होगा? क्लोज्ड होगा। इसके लिए हर एक कंडक्टिविटी सेल जो होगी उसका लेंथ अलग होगा, उसके लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अलग होगा। तो ये दोनों को अगर हम मेजरमेंट करें किसी भी कंडक्टिविटी सेल के लिए तो उसको स्पेशल नेम दे दिया, क्या दे दिया? सेल कांस्टेंट। वेयर सेल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय G स्टार। उसे हम किससे डिनोट करेंगे? G स्टार से। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो कैपिटल G इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कप्पा डिवाइड बाय G स्टार, और G स्टार इज इक्वल टू कप्पा डिवाइड बाय कैपिटल G। तो G स्टार सेल कांस्टेंट, ये कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू R। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि G स्टार और सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K क्या है? कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। ये हम बोल सकते हैं किसके फॉर्मूला के बेसिस पे? ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज अबाउट हाउ टू मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर आयनिक सॉल्यूशन। अब ये हमें ध्यान रखना है, क्या कौन सी कंडीशन ध्यान रखनी है हमें? जो हमने मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ली थी दैट इज K डिवाइड बाई C इंटू 1000, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? और लेमडा m इज इक्वल टू K डिवाइड बाई C जो फॉर्मूला था ये कब यूज करना है? तो वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टिविटी जो कप्पा है वो कप्पा का यूनिट क्या है। ठीक है, और सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। अगर हमें यहाँ पे कंडक्टेंस के टर्म में लिखना हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ये फॉर्मूला से, दैट इज कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू क्या होगा? सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम कहाँ से लिख सकते हैं? यहाँ से। कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G इंटू G स्टार। तो G स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट, और कैपिटल G क्या है हमारा? कंडक्टेंस। तो कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो, और ये सारे फॉर्मूला यूटिलाइज होंगे पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए। ओके, अब बात करेंगे अगर रेजिस्टेंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते थे, तो वहाँ पे जो चारों पर्टिकुलर मेटल हैं जिनका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और दूसरा जो होता है वो होता है अननोन। ठीक है, एक वेरिएबल होगा और एक अननोन होगा, और ये दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ से जो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अननोन की वैल्यू क्या होगी? दैट R2 विल बी इज इक्वल टू, सपोज रेशियो क्या मिलेगा हमें? R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। ठीक, ये मिलेगा किसके लिए? दैट इज अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ से अगर हमें R2 की वैल्यू, अगर R2 अननोन है तो R2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, ठीक, तो R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? R1 R4 डिवाइड बाई R3। ठीक, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, कोई भी मेटल हो, सॉलिड हो, तो उसके लिए हम यहाँ से फाइंड आउट करते थे, लेकिन जब भी हम आयनिक सॉल्यूशन के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल हमें यूटिलाइज करना है। सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो भी मेथड था वो सब सेम रहने वाला है। ओके, सो दैट इज इनफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट फैराडे लॉ।
ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने देखा, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ डिपोजिशन होगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू, और देखते रहिए साइंस प्लस चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।